स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में यूपी टेट के से रिलेटेड वर्णमाला, यूपी टेट का एग्ज़ाम की डेट जैसे कि आपकी डिक्लेयर हो चुकी है, तो आज के इस हिंदी के सेशन में आपको वर्णमाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। वर्णमाला जो होता है ये आपके हिंदी का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहीं आपके वर्णमाला से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि वर्णमाला वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला जो होता है वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। कहने का मतलब है कि आप क के बाद ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग, अर्थात वर्णमाला जो होता है वर्णों की एक माला अर्थात वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए वन बाय वन हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछता है वर्णमाला, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है आपका वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है आपका वर्ड। अब आप कहेंगे वर्ड मतलब, तो जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे क, ख, ग, तो प्रत्येक एक जो ये है आपका ये वर्ड है। क आपका एक वर्ड है, ख आपका वर्ड है, ग आपका क्या है वर्ड है। किंतु अगर आप क, ख, ग, घ, अंग इन सबको एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो इसको आप वर्णमाला कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है वह होगा वर्णमाला। अगला प्रश्न जो वन लाइनर प्रश्न है वो आपसे पूछता है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स वर्णों का जो एक व्यवस्थित क्रम होता है उसको वर्णमाला कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला है ध्वनि आवृत्ति का सूचक। जो ध्वनि की आवृत्ति होती है मतलब ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसको आप लाते हो, जैसे जिसको आप कहते हो तो लंबा खिंचता है। जैसे आप कोई एक वर्ड को बोलते हैं तो वो जैसे लंबा खिंचता है। तो ध्वनि आवृत्ति का जो सूचक है वह आपका क्या है, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर के संबंध जैसे आप ओम बोलते तो आप ओम बोलते हो, तो ये जो पीछे का जो एक लंबा जो एक लंबी आवृत्ति जो इसकी होती है वही ध्वनि आवृत्ति का सूचक अर्थात प्लुप्त स्वर है। अगला आपसे कहता है भाषा की सार्थक इकाई। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वह वाक्य होता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपसे कोई पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, वर्ड का मतलब क हो गया, छ हो गया, ट हो गया, प हो गया। लेकिन वर्डों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क से लेके अगर आप ज्ञ तक लाइन से लिखते हो तो वही व्यवस्थित क्रम है, वो वर्णमाला हो गया। तो आपसे कहता है भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कैसे कहते हैं। जैसे आपसे किसी ने कह दिया क, आप इसका मतलब नहीं समझोगे। किसी ने आपसे कह दिया क ख ग घ, आप इसका मतलब नहीं समझोगे। लेकिन आपसे किसी ने कहा कि भाषा की एक सार्थक इकाई जो वाक्य है, तो वाक्य का कहने का सेंस, जैसे आप कहोगे कि राधा खाना खा रही है, तो राधा खाना खा रही है ये एक आपका संपूर्ण वाक्य है जिसका अर्थ आपको समझ में आता है। तो भाषा की जो सार्थक इकाई है उसको वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। तो चलिए आपको बताते हैं वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है। तो वर्ण जो होता है वो आपका मैंने पहले ही बताया, जैसे क, ख, ग, घ, ये आपके वर्ण हैं। और आपसे कोई पूछता है कि अगर ये वर्ण है तो अक्षर क्या है। तो अक्षर जो होता है फ्रेंड्स वो कहता है वर्णों के खंडन को अक्षर कहते हैं। अर्थात जैसे क है वो आपका किससे मिलकर बना हुआ है, ख है वो आपका किससे मिलकर बना हुआ है। तो क, ख, ग, घ, अंग ऐसे जितने भी वर्ण हैं वह सब किन से मिलकर बने हैं। तो जो वर्णों का खंडन होता है, जो वर्णों को जोड़कर, जो वर्णों को तोड़कर जो शब्द बनते हैं उसको हम अक्षर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए क, आप जब क बोलते हो तो क के साथ एक स्वर लगा रहता है, क के साथ एक स्वर लगा होता है अ। तो आपको पहली बात तो ये पता चल रही है कि बिना स्वर के आप किसी भी वर्ड को बोल नहीं सकते। बिना स्वरों की सहायता से आप किसी भी शब्द का जो है वर्डों का उच्चारण नहीं कर सकते। तो अक्षर जो होता है वर्डों के खंडन को हम अक्षर कहते हैं। अब जैसे आपका क है तो क हलंत प्लस अ मिलके आपका संपूर्ण क बनता है। ख है तो ख धन अ, यहाँ पे हलंत दो जगह दिया गया है, आप दोनों जगह पे हो सकता है, नहीं तो कई बार एग्जाम में ख पे हलंत रहेगा तो अ पे नहीं रहेगा, तो ये आपका ख हो जाएगा। तो वर्ड और अक्षर में अंतर आपको समझ में आ चुका होगा कि वर्ड जो होता है वो आपका क ख ग घ अंग जितने भी व्यंजन सब स्वर है वो सारे के सारे आपके वर्ड होते हैं। और वर्ड जो होता है तो वर्डों के खंडन को हम अक्षर कहते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड होते हैं वह सभी की सभी स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। अब अगला आपके सामने जो टॉपिक है वह आपसे कह रहा है कि वर्णमाला। तो वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं।
सबसे बड़ा टॉपिक यहीं पे होता है, एग्जाम में पूछ देता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी है। आप ध्यान दीजिएगा, कई कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है, आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पूछता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 52। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ देता है कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है और वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो प्रश्न को पढ़ते समय बहुत ध्यान दीजिएगा आपकी आपसे प्रश्न में वो पूछ क्या रहा है। तो अगर आपसे पूछे संपूर्ण वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। और वर्णमाला के कुल 2 भाग हैं, वर्णमाला के कुल 2 पार्ट होते हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब यहाँ से भी देखिए कि आपका एक प्रश्न और तैयार हो जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 11। लेकिन अगर आपसे यहीं पे ये पूछे कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 33। तो यहाँ पे ये 3 प्रश्न बनते हैं, इसको आप बहुत ध्यान से नोट करिएगा कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है किसमें, वर्णमाला में, तो आप बताएंगे 33। तो स्वरों की संख्या, स्वरों की जो संख्या होती है अर्थात स्वरों की संख्या 11 होती है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, जो आपका स्वर है और व्यंजन है, तो स्वर को कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। पहला है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है आपका प्लुप्त स्वर। इसी प्रकार व्यंजन को भी कुल 3 भागों में बांटा गया है, व्यंजन को भी कुल 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। तो चलिए यहाँ से वर्णमाला आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वर्णमाला, जो वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या में जो वर्ण है वो आपके 52 हैं। वर्णमाला के कुल 2 भाग हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। और फिर आपसे कोई पूछे स्वरों, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे 11। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 33। और अगर पूछे स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो कुल 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। और व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पूछता है स्वरों के उच्चारण के स्थान पर, स्वरों के उच्चारण के स्थान पर वर्गीकरण। तो जो स्वरों का उच्चारण स्थान है उसके आधार पर आपसे अगर वर्गीकरण पूछता है, तो स्वरों के उच्चारण के स्थान पर जो वर्गीकरण है वह आपका पहला है तो मात्रा के आधार पर। तो स्वरों के उच्चारण के स्थान पर जो वर्गीकरण होता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर कुल 3 भागों में आपने उसको विभक्त किया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। तो मात्रा के आधार जो ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसमें कम ध्वनि का उपयोग होता है, जैसे अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसमें कम ध्वनि का प्रयोग अर्थात कम समय लगता है बोलने में, जैसे अ, ई, उ, री। वहीं जो दीर्घ स्वर होता है उसका जो होता है ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर जो होता है उसमें जो समय लगता है वह दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से ज़्यादा लगता है। तो जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अर्थात ह्रस्व स्वर से दुगना समय जिसमें लगता है उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। वहीं आपका तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। जैसे मैंने आपसे बताया था प्लुप्त स्वर जो होता है इसमें ध्वनि की आवृत्ति होती है, अर्थात आप किसी एक ध्वनि का उपयोग करते हैं और उसकी आवृत्ति बहुत, जैसे आपने कहा राम से आप किसी को बुलाते हो तो उसके नाम को आप आगे का नाम लेके एक लंबी सी जो वो आवृत्ति होती है, ध्वनि की एक आवृत्ति जो होती है वही आपका प्लुप्त स्वर होता है। जैसे आपने कहा ओम में म की आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसे आपने राम कहा तो प्लुप्त स्वर में वही होता है। तो प्लुप्त स्वर का जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ आप समझे, ह्रस्व स्वर का मतलब जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में जिसमें 2 मात्रा का समय, प्लुप्त स्वर में जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके आधार पर है जीव के आधार पर। जीभ के आधार पर, जैसे आपने कहा कि स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो कुल 4 आधार पे हुई है। पहले आधार आपने पढ़ा है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पे आपने पढ़ लिया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। दूसरा आप पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर के कुल कितने भेद हैं तो आप बताएंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर।
तो आप फिर से ध्यान दीजिए, अग्र स्वर की अगर बात आएगी तो जिह्वा, जो आपकी जीभ का पहला आगे का हिस्सा है, जिन चीज़ों की उच्चारण जैसे आप ई, ए, तो अग्र स्वर का जीभ के आगे के भाग का जब उपयोग करते हैं तो उसे अग्र स्वर कहते हैं। ई, ए। और मध्य स्वर का मतलब है कि जो गले के पीछे से, जो कंठ से आपकी आवाज़ आती है, जैसे कंठ से आने वाली ध्वनि को हम मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर में आपका बचा हुआ जितना भी स्वर रहेगा वो सब आ जाएगा। तो आप याद कर लीजिए, मध्य स्वर आए तो आप सिंपल में जाइए, मध्य में ओम आपका उच्चारण करते हो तो मध्य में आपके है। और अग्र की बात करें तो ई, ए, ये आपका जो है अग्र स्वर होगा। और पश्च स्वर की बात अगर करें तो बचे कुछ सारे आपके पश्च में आ जाएंगे। आ, उ, ओ, औ, अंग, आ, उ, ओ, औ। नेक्स्ट, तीसरा उच्चारण स्थान जो होता है वह है मुख्य द्वार के आधार पर। तीसरा जो है वह है आपके मुख्य द्वार के आधार पर। तो मुख्य द्वार के आधार पे करना तो विवृत, मुख्य कुल 4 तरीके के होते हैं। मुख्य द्वार के आधार पर जो होते हैं स्वरों का जो वर्गीकरण वो कुल 4 आधार पे, विवृत, अर्धविवृत, संवृत या अर्धसंवृत। तो विवृत का अर्थ होता है ओपन, विवृत का अर्थ होता है ओपन, जिसमें आप पूरा मुंह खोला जाता है, जिसमें जिस स्वर का उच्चारण करने में आप पूरा मुंह खोलते हो उसे आप विवृत या ओपन कहते हो, ओपन वॉबल कहते हो। जैसे आप जब आ बोलते हो तो आपका मुंह जो होता है वो पूरी तरीके से खुल जाता है, तो ये आपका विवृत में आएगा। अर्धविवृत की बात करें, हाफ ओपन, जिसमें आप अपने मुंह को आधा खोलते हो, तो उसमें आएगा अ ए ओ। तो चीज़ों को आप बहुत ध्यान समझिए कि मुख के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो कुल 4 आधार पे है। पहला है विवृत, जिसे आप ओपन कहते हो, तो जिसमें आपका मुंह पूरा खुलता है वह होता है आपका विवृत, जैसे आ। अर्धविवृत से तात्पर्य फ्रेंड्स कि हाफ ओपन, जिसमें आधा मुंह खुले, उसे हम अर्धविवृत कहते हैं, जैसे आ ए औ। और समृत का अर्थ होता है क्लोज, अर्थात समृत का अर्थ होता है क्लोज, मतलब जिसमें मुख द्वार लगभग बंद होता है। बंद होता है मतलब बंद होने जैसा, जैसे ई उ। नेक्स्ट, अर्धसमृद्ध, जिसमें हाफ क्लोज, मुख द्वार लगभग आधा बंद ही होता है, जैसे ए ओ। तो स्वर के आधार पर जो वर्डों का वर्गीकरण है उसमें सबसे लास्ट टॉपिक जो बची है, 4 होते हैं। मैंने आपको मात्रा के आधार पर बता दिया, उच्चारण के आधार पर बता दिया, फिर यहाँ पे जो होता है मुख के आधार पर। अब चौथा है आपका ओष्ठ के आधार पर। चौथा है दोस्तों आपके ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो आपका होगा आवृत्तमुखी और विवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी और विवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी के अंदर आपका आता है अ आ इ ए, अ आ इ ए। और विवृत्तमुखी की अगर बात करें तो उसमें आता है फ्रेंड्स आपका ओ औ, उ और ओ औ। तो ओष्ठ की स्थिति के आधार पर जो है कुल 2 प्रकार से जो है वर्गीकरण किया गया है स्वरों का, आवृत्तमुखी, विवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी में आपका अ आ इ ए और विवृत्तमुखी में आपका उ ओ औ। और लास्ट, कुल 5 प्रकारों में जो लास्ट वाला प्रकार है वो आपका है नासिका के आधार पर, अर्थात नाक से उच्चारण। जिन स्वरों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है उसको हम नासिका के आधार पर कहते हैं। तो इसमें कुल 2 तरीके के हैं। पहला है आपका अनुनासिक, पहला है आपका वो नासिक, दूसरा है अनुनासिक। तो जो नासिका से जिनका उपयोग आप करते जैसे अ आ इ, और अनुनासिक में जो होता है आपका अंक आह और इया, अंक आह और इया होता है। तो चलिए एक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नोट है जो आपको यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है। अन्य 2 स्वर और हैं, इन सभी स्वरों के अलावा जो होता है आप अ से लेकर औ तक के लोग उसको स्वर मानते हैं। अ से लेके अ तक के जो वर्ड होते हैं, व्यंजन होते, स्वर होते हैं, उनको लोग जो है स्वर के अंदर मानते हैं। लेकिन एक यहाँ पे अंक और अ होता है जो यूपी टेट के एग्ज़ाम का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है कि अंक और अ जो होता है ये क्या है। तो अंक आपका जो है अनुस्वार है और अह आपका विसर्ग।
यहाँ देखिए एक प्रश्न पूछता है कि अंक और आ क्या है, तो अंक जो है आपका अनुस्वार है और अह आपका विसर्ग। और अगर आपसे पूछे अंक और अह के संयोग को क्या कहते हैं, तो वह है आपका आयुग्वा। अंक और अह के संयोग को आप क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं आप उसको आयुग्वा। तो सारे स्वरों को हम सघोष ध्वनि भी कहते हैं, सारे स्वरों को हम सघोष ध्वनि भी कहते हैं। अन्य स्वरों का जो वर्गीकरण अगर आपसे ले, तो अन्य स्वरों का जो वर्गीकरण है, जैसे कंठ से, तो इसका कुछ फॉर्मूला है फ्रेंड्स, उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप जानिए कंठ से आप अ आ और अंक ध्वनि का उपयोग करते हैं, अह ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तालु से ई का, मूर्धा से रि ध्वनि का, और उदैतो कंठोष्ठो, उदैतो कंठोष्ठो का मतलब होता है ओ और ओ का, ओ औ का उपयोग कंठ और ओठ दोनों से करते हैं। उदैतो कंठोष्ठों का तात्पर्य है कि जो ओद और अ ध्वनि है, इसका उपयोग हम कंठ और ओठ दोनों से करते हैं। और अदैतो कंठ तालु, और अ जो होता है, अ जो ध्वनि है आपकी, जो ये वर्ड है, ये आपके कंठ और तालु, कंठ तालु मतलब जो होता है आपकी जिह्वा से होता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।